तो भी लेनी है। शुरू करो यार। जी इसका लेक्चर नंबर 71 होमवर्क का सवाल। एनी इशू? मजाक था। फॉलोइंग अदर स्टेटमेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, पेज नंबर 801। हाँ जी बताइए इशू। एडजस्टमेंट नंबर भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है खर्चा या एडमिन में जाना है, नॉट अ बिग डील। इसमें असूल सुन लें। डेप्रिसिएशन में ये मसला आता है सिर्फ डिडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है या एडमिन में जानी है। उसमें रूल ये है कि अगर आपकी फैक्ट्री का एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन जानी है एडमिन के नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में। अब पता कैसे चलता है फैक्ट्री का एसेट है? वाज़ेह तौर पे लिखा होगा फैक्ट्री बिल्डिंग या इस किस्म के अल्फाज। अगर ना लिखे हों ये अल्फाज तो रूल ये है कि आपने ये मशीन का जब लफ्ज आ जाए ना मशीन का, तो हमेशा ही बाय डिफॉल्ट उसकी डेप्रिसिएशन आपने कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देनी है बस। अब जरा देख लेते हैं सवाल में कौन सा एसेट था, किस पॉइंट में था। पॉइंट नंबर 4 में प्लांट। तो प्लांट की डेप्रिसिएशन कहां जानी है? कॉस्ट ऑफ सेल में। और बिल्डिंग के साथ उसने वाज़ेह लिख दी ऑफिस बिल्डिंग, तो ये फैक्ट्री की बिल्डिंग नहीं है, इसलिए इसकी जाएगी एडमिन के अंदर डेप्रिसिएशन। अच्छा पॉइंट 2, पी ने बाय किए हैं गुड्स फ्रॉम एस थ्रू आउट द ईयर। अगर पी बाय कर रहा है तो सेल कौन कर रहा है? एस। तो पी ने बाय किए हैं गुड्स एस से थ्रू आउट द ईयर एट ₹2000 पर मंथ। तो इसका मतलब है कि सोल्ड की फिगर हो गई 24,000, 2000 जरा 12, 24,000। एट ईयर एंड पी हैज सोल्ड 75% ऑफ दीज। पी ने 75% बेच दी, तो फिर पड़ी कितनी रह गई? तो अनसोल्ड जो है वो 24,000 जरा 25%, क्योंकि 75% तो बिक गई ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेनी है जो अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक कितनी होंगी जी? 6,000। और फिर इस 6,000 के ऊपर आप जो है वो अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालेंगे एंड चल सो चल। अच्छा मोहतरम, मैं मानता हूं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है बंदे को, लेकिन अब क्या करें, वो जो आपको एक एडजस्टमेंट मैंने दी हुई थी अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की, वो इस सवाल के अंदर थी, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसको हमने डिस्कस करना है। वो एडजस्टमेंट थी ये वाली, पेज 808 पे पॉइंट 2, पेज 808 पे पॉइंट 2, तो ये इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी। अच्छा डिविडेंड की तरह रिवीजन करवा दें मुझे, डिविडेंड की रिवीजन। इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट चलें जी, अब पहले इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं भाई कह रहे हैं होमवर्क के सवाल में। हैंड रिटन पेज 7 में खोलूंगा, हैंड रिटन पेज 7 खोल के देखते हैं। हैंड रिटन पेज 7, हैंड रिटन पेज 7 पे हजरात पॉइंट नंबर 8 है। जो हजरात ऐसे टाइम के ऊपर ये लेक्चर ले रहे हैं जब वॉल्यूम 2 उनके हाथों में है, तो वॉल्यूम 2 में मैंने ये हैंड रिटन पेजेस दोबारा अटैच कर दिए हुए हैं। और आप लोगों के लिए खबर ये है कि 3-4 दिन में इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक वॉल्यूम 2 आ जाएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹17 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पेरेंट एंड ऑल्सो इन फाइनेंस कॉस्ट ऑफ सब्सिडरी। तो बैलेंस शीट के फेस पे आपको पता है इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस कैंसिल किया करेंगे। तो ₹17 अदर इनकम में से निकाल देंगे और ₹17 फाइनेंस कॉस्ट में। लेकिन मैंने कहा था इसमें आपने ज्यादा नहीं सोचना, ये एडजस्टमेंट वर्किंग 5 को हिट नहीं करने। तो ये दो चीजें थी, जैसे सेल और परचेज आपस की कैंसिल होती है, ऐसे दो चीजें और याद कर लें, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस और मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। ये आपस के इनकम्स एक्सपेंसेस हैं, ये P&L के मुंह पे कैंसिल हो जाती हैं। इस पॉइंट को बुनियाद बना के अब हम आते हैं सवाल की तरफ, और सवाल में वो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28 जी। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 15, साल खत्म होने से 6 महीने पहले पेरेंट ने, पेज 801, पेरेंट ने लोन दिया 20,000 का सब्सिडरी को। इंटरेस्ट इज 5% पेएबल एवरी 6 मंथ्स। इंटरेस्ट पे हो जाने हर 6 महीने। और यार पे हो जाने नहीं हो जाने इससे हमें बॉदरेशन नहीं लेनी, क्योंकि वो बैलेंस शीट के एतबार से सोचेंगे। हमारा ये है कि बुक कितने अरसे का इंटरेस्ट होगा। तो क्या आप एग्री करते हैं? ना यार, यकम, हाँ यकम जनवरी 13 तो बहुत पुरानी बात है, सॉरी, ये तो बड़ा पुराना लोन दिया है पेरेंट ने सब्सिडरी को। तो यकम जनवरी 13 गुजरा, 14 गुजरा, हम तो 15 में खड़े हैं, तो 15 में तो ये पूरे साल की एडजस्टमेंट पास होगी। तो 15 में मुझे बताएं 20,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है? 5%। कितना बना? ये 1,000 पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डाला होगा, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और सब्सिडरी ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट में डाला होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये 1,000 रुपया दो जगह से आपको माइनस होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये फाइनेंस कॉस्ट से माइनस हो रहा है, अदर इनकम से माइनस हो रहा है।
जिस तरह बैलेंस शीट में हम रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करते थे। अच्छा, इधर आपने ये नहीं सोचना कि रिसीवेबल पेएबल कितने हैं, क्योंकि पी एंड एल में रिसीवेबल पेएबल नहीं जाते, पी एंड एल में तो पूरे साल का इनकम और एक्सपेंस जाता है। तो इधर उस एंगल से नहीं सोचना कि ईयर एंड पे कितने पैसे लेने देने हैं, आप सोचना है इनकम एक्सपेंस कितने हैं। डन जी। हाँ पढ़ो, पूछो। अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल सुन लें, जीरो होता। वजह हर 6 महीने के एंड पे कर दिया जाता है, तो इट मींस कि साल के एंड पे सारा पे हो गया होगा। अच्छा, आज भी कुछ मैं यही छोटे छोटे सवाल करने हैं एक तो बस। ये सवाल है 35 छोटा सा और 36, छोटे छोटे 2 सवाल कर लेते हैं। पेज 817 पे आ जाएं जी। स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 आर एज फॉलोज। सेल, क्वेश्चन 35 है ना यार, पेज नंबर कोई ढूंढ लो। सेल आ रहा है, एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। ये क्या बन गया जी? प्रॉफिट एंड लॉस। ये नजर मारिए, ये क्या है? तो 2-3 लोगों ने सिर्फ बोला है जो मैं सबसे सुनना चाह रहा था। ये वर्किंग 6 है, ये वर्किंग 6 है। क्या वर्किंग 6 क्या होती थी? वर्किंग 6 ये होती थी कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग होती थी, प्रॉफिट होता था, डिविडेंड आता था और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आती थी। अच्छा मुझे बताएं, वर्किंग 6 तो आज रेडीली अवेलेबल है। असल में ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होती है। वर्किंग 6 रेडीली अवेलेबल, वर्किंग 6 रेडीली अवेलेबल है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। पेरेंट की रिटेन अर्निंग का भी और सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग का भी, ये पेरेंट की और ये सब्सिडरी की। वर्किंग 6 इज रेडीली अवेलेबल। अच्छा मुझे बताएं, डिविडेंड के बारे में एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सवाल में लिखा हुआ एंटिटी अनाउंस डिविडेंड, तो क्या एज्यूम करेंगे? हमेशा हमेशा पे हो गया। वजह क्या बताई थी? डिविडेंड का शेयर होल्डर्स इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं कि शेयर होल्डर से चैन नहीं होता। जैसी एंटिटी ऐलान करती है डिविडेंड बांटने लगे हम, तो लोग भागे भागे जाते हैं और डिविडेंड ले लेते हैं। तो जब डिविडेंड ले लेते हैं तो साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है तो इस बात का मतलब ये है कि रिकॉर्ड भी हो जाता है, क्योंकि अगर पेमेंट है तो पेमेंट अकाउंटेंट भूलता नहीं। तो शुक्र है आज वर्किंग 6 हमारे सामने हुई भी है और इसमें डिविडेंड माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड भी किया ना, और सवाल में लिखा नहीं हुआ पे हुआ या नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली लोग डिविडेंड में इंतजार नहीं करते। तो बता दें ये क्या हो गया होगा? पे भी हो गया होगा। तो इसलिए डिविडेंड जब भी आपको वर्किंग 6 इसने खुद करके दे दिया और उसमें नेगेटिव साइन के तौर पे शो करे तो पे किया अकाउंटेंट ने, तो शो करे ना। तो इसलिए डिविडेंड के साथ बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लिखें पेड, और पेड भाई कभी भूलता नहीं अकाउंटेंट, तो रिकॉर्डेड भी है। तो मैंने कहा था वर्किंग 6 में आपने डिविडेंड तब शो करने जब अकाउंटेंट ने शो किया हो। तो इधर तो अकाउंटेंट वाली ही वर्किंग 6 हमें दे दिया, तो हम क्या करें? तो आसानी से सारी फिगर्स अवेलेबल है। अच्छा प्रॉफिट चेक कर लें, प्रॉफिट 90 है और 55 है, यही शो किया हुआ इधर। ओके डन। सवाल की रिक्वायरमेंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने और सीआरई आपने बनानी है जो बैलेंस शीट में नजर आए एज ऑन 31/12/18। तो अब आप हजरात मुझे बता दें जरा, इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं? एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बोला आपने। इसके साथ क्या लिख दूं? वर्किंग 5। क्या ये मैं कह सकता हूं ये सीआरई है? नो, ये पीआरई है जो सीआरई में जाती है। होश में रहा करें, ये पीआरई है जो सीआरई में जाती है और ये एसआरई है जो एसआरई में जाती है। तो वर्किंग 3 जी। क्या नहीं, प्री नहीं है रिटेन अर्निंग, ये क्लोजिंग है यार, क्लोजिंग है। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है, पीआरई लिखा हुआ है मैंने, ये देख रहे हैं। ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग थी 800 और 430। ये जो हमने क्वेश्चन 31 किया था, ये इसमें 800 और 430 बैलेंस शीट में अवेलेबल थी। तो ये वही वाली बैलेंस शीट वाली इधर होती है। तो हमारी आदत होती थी यहां लिखने की, वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग 3। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3।
तो ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग जाती है ना स्टार्ट करते हुए। जैसे छोटा सवाल भी आ जाए ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं यार कोई चक्कर है ना, छोटा नहीं हो सकता। अच्छा जी, हालांकि बिल्कुल आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, पी एक्वायर्ड 90% ऑफ शेयर्स ऑफ एस ऑन एकम जनवरी 2013 व्हेन द बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स वाज, जिस वक्त एस की रिटेन्ड अर्निंग 5 की थी, कितने साल पहले खरीदा है मोहतरम? कई साल पहले का खरीद के रखा हुआ है, जिस वक्त उसकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी? ये कौन सी वाली आ गई? प्री। ये कौन सी वाली आ गई? प्री। हमारा साल कौन सा है? 18। 15 में गुडविल कितनी इंपेयर हुई थी? 3 रुपए। 18 में कितनी गुडविल इंपेयर हुई? 10 रुपए। वो अगली बात अलग है, एनसीए इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। एनसीए को किस पे रखा हुआ है? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, एक आपके ना समझने के लिए सर मैं करने लगा हूं, गुडविल को सामने रख के ऐसे ही जरा आपको पूछने के लिए कि हमने खरीदा कब है? 2013 में। 13 में गुडविल इंपेयर हुई थी यार, ये गुडविल डेप्रिसिएशन की तरह नहीं होती कि हर साल आए। 14 में इंपेयर हुई थी, 15 में इंपेयर हुई थी, कितनी? 3। 16 में इंपेयर हुई थी, 17 में इंपेयर हुई, 18 में इंपेयर हुई, कितनी? 10 की। क्लियर? अब एक बात मैं आपको बताने लगा हूं कि कोई एज ऑन टाइप वर्किंग हुई ना, एज ऑन टाइप वर्किंग, तो उसमें हम 13 रुपए की इंपेयरमेंट लॉस लेके जाएंगे, क्योंकि एज ऑन तो 13 रुपए ही है ना इंपेयरमेंट लॉस। यहां खड़े होके अगर सारे सालों को देखें तो कितने रुपए का इंपेयरमेंट लॉस है? तो कोई एज ऑन टाइप वर्किंग हुई तो वहां हम 13 का इंपेयरमेंट लॉस लेके जाएंगे, और कोई फॉर द ईयर टाइप वर्किंग हुई अगर 18 की, अगर कोई 18 की फॉर द ईयर टाइप वर्किंग हुई तो उसमें हम सिर्फ कितना लेके जाएंगे? 10 लेके जाएंगे। आपको समझ आ रही होगी शायद मैं आपको वर्किंग 2 और वर्किंग 5 में आज फर्क बताने लगा हूं। वर्किंग 5 में फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स जाती हैं और वर्किंग 2 में एज ऑन। आपको याद है बैलेंस शीट के सवाल करते थे, वर्किंग 2 में 3-3 सालों की डेप्रिसिएशन डाली होती थी रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर। तो वर्किंग 2 और वर्किंग 5 में आज का सवाल फर्क बताएगा कि वर्किंग 2 और वर्किंग 5 के अंदर सेम फिगर नहीं जाती। आज तक पता है वर्किंग 2 और 5 में आपको सेम फिगर्स क्यों नजर आ रही थी? इसलिए कि जिस साल पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा होता था उसी साल का P&L मांगा होता था, और आज के सवाल में पेरेंट ने सब्सिडरी को 2013 का खरीदा हुआ है और P&L के साल का मांगा है 18 का। तो P&L फॉर द ईयर, P&L फॉर द ईयर में कितनी जाएगी? और अगर कोई एज ऑन अर्निंग्स के अंदर कोई छेड़ाछाड़ी करनी हुई एज ऑन अर्निंग्स के अंदर, तो फिर कितनी जाएगी? 13 की जाएगी। और ये हर साल क्यों नहीं आती डेप्रिसिएशन की तरह? क्योंकि इंपेयरमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। रिकवरेबल अमाउंट हर साल कंपेयर करते हैं, कभी पता चलता है इंपेयर हो गया, कभी पता चलता है इंपेयर नहीं हुआ। तो व्हाट इज एज ऑन इंपेयरमेंट लॉस? 13 इज एज ऑन, एंड व्हाट इज फॉर द ईयर? 10। तो 10 इज फॉर द ईयर एंड 13 इज एज ऑन। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आसान सा सवाल है। अच्छा जी, P&L मांगा हुआ है यार इसने, और P&L मांगा हुआ है और CRE मांगी भी है, ठीक है? तो हम ये खोल लेते हैं वर्किंग्स। लेकिन एक बात बताएं, CRE के लिए SRE की वर्किंग जरूरी है, क्योंकि आपको याद है SRE की वर्किंग होती है तो वहां से CRE NCA वहां पे जाते हैं, तो वो वर्किंग हमें जरूरी है। और वर्किंग 1 भी हम करेंगे, हो सकता है कोई गुडविल निकल आए, हो सकता है नेगेटिव गुडविल निकल आए। वर्किंग 1 भी हम करेंगे, हो सकता है कोई नेगेटिव गुडविल निकल आए, CRE में जानी हो, NCA की फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल, देख लेते हैं फिर क्या करना है, देख लेते हैं क्या करना है। खोलने की कोशिश तो करते हैं ना वर्किंग्स, बाकी खुल गई हो गया ठीक है, ना हुआ कोई मसला नहीं, सवाल की रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी हो जानी है। अच्छा जी, ऐसे सवाल को, अच्छा वो हाँ आपके सबके आने का वेट किया जा रहा था, डिविडेंड की एडजस्टमेंट जरा रिवाइज करनी है। देखें यहां पे हम बनाते हैं P&L, इसकी टेंशन नहीं है। यहां से लेके यहां तक हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहां करते हैं वर्किंग 1, 2, 3 और 4। इन सारी वर्किंग्स में बैलेंस शीट में यहां से लेके यहां तक अगर एस डिविडेंड बांटे तो 5 सिनेरियोस बनते थे, जो क्वेश्चन 12 में हमने डिस्कस कर लिए थे। बैलेंस शीट में डिविडेंड को कैसे टेकअप करना है वो ऑलरेडी डिस्कस है। अगला सवाल, एक वर्किंग होती थी वर्किंग 6 जो स्क्रीन पे होती थी, उसमें मैंने कहा है डिविडेंड तब डालना है जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हो। अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया तो डिविडेंड डाल दें, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो डिविडेंड ना डालें। इसमें वजूहात नहीं ज्यादा सोचनी आपने, अकाउंटेंट ने वजह बता दी नहीं है सब छोड़ने पर। अकाउंटेंट ने डिविडेंड डाला है तो डाल दें। असल में वजह ये होती है, अगर अकाउंटेंट ने डिविडेंड डाला तो आप डाल के वो वाली रिटर्न नहीं निकालें जो अकाउंटेंट ने निकाली नहीं है, और अगर अकाउंटेंट ने डिविडेंड नहीं डाला तो आप वर्किंग 6 में डिविडेंड ना डालें, क्योंकि अकाउंटेंट ने भी नहीं डाला, और वो वाला ओपनिंग अकाउंटेंट वाला निकाल लें आराम से। अच्छा, और आखिरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे डिविडेंड का क्या करना है? अगर एस डिविडेंड बांटे और
पी का अकाउंटेंट उस डिविडेंड को रिकॉर्ड कर ले तो ऐसी सूरत में अदर इनकम में पड़ा होगा, तो अदर इनकम में से क्या कर देने, माइनस कर देने। तो इसको इंशाल्लाह देखते रहेंगे और आज के सवाल में भी ये एडजस्टमेंट आनी है और आज के सवाल में ये एडजस्टमेंट है। ओके, आपकी क्या सजेशन है? सवाल ने P&L मांगा हुआ है, सवाल ने CRE की फिगर मांगी हुई है। आपकी क्या सजेशन है? P&L भी साथ खोल लूं, वर्किंग 5 भी साथ खोल लूं और 1 2 3 4 भी साथ खोल लूं और एडजस्टमेंट्स को पोस्ट करता रहूं? क्या सजेशन है? बिल्कुल गलत सजेशन है आपकी। ना मैं P&L खोलूंगा ना वर्किंग 5 खोलूंगा, मैं ना P&L खोलूंगा ना वर्किंग 5 खोलूंगा, मैं सिर्फ वर्किंग 1 2 3 4 करूंगा और वर्किंग 1 2 3 4 करके मुझे जो CRE की फिगर आएगी वो निकल आएगी, वो मेरी बैलेंस शीट की एज ऑन टाइप फिगर होगी, उसको मैं यूज कर लूंगा CRE में। उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट ए पढ़ लूंगा। तो रिक्वायरमेंट ए को मैं काटने लगाऊं और मैं कुछ और चीजें भी काटने लगाऊं जो आपको तो बड़ी बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं काटने लगाऊं। आपको याद होगा जब भी कभी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का सवाल इकट्ठा आ जाए, सर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस का सवाल कहां इकट्ठा है, और चाचे CRE एज ऑन मांगी हुई है ना, तो बैलेंस शीट का आइटम है। तो जब कभी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का सवाल इकट्ठा आ जाए तो मैंने आपको कहा था ये काम कर दें, इकट्ठे ना करें प्लीज, इकट्ठे ना करें, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ, पैटर्न पे रहें। डन, ये कट गया। जब भी बैलेंस शीट और P&L का सवाल आ जाए तो क्या करें, P&L के आइटम्स को काट दें। ओके, और अब किसका सवाल शुरू करें जी? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का सवाल शुरू करें, इसको भी छोड़ने पर। हाँ जी भाई, वर्किंग 2 बोले क्या होती है? वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग 2 इस सारी एक्सरसाइज का मेरा मकसद क्या होगा? आज तो छोटी सी बैलेंस शीट में बना रहा हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी बैलेंस शीट नहीं बना रहा, कि पेरेंट की ग्रुप की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/18 में शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं, शेयर प्रीमियम की जरूरत नहीं, CRE की फिगर मैंने निकालनी है बस। ये सारी वर्किंग का मकसद है। वर्किंग 3 क्या है जी? CRE। वर्किंग 4 NCR। जी मोहतरम, CRE कहां से स्टार्ट होती है? पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग से। और SRE कहां से स्टार्ट होती है? सब्सिडियरी की रिटेन्ड अर्निंग से। तो बताएं जी, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग अपने समझने के लिए लिख लेंगे, हमेशा क्लोजिंग उठानी होती है आपने। कितनी? 99। और SRE 75। ओके, ये हमने वर्किंग 2 और 3 उठा ली, ये वर्किंग 5 में चली जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, P acquired 90% of S shares on January 13 when balance on the retained earnings was ₹5। एंजॉय करें, आज आसान सा सवाल है। प्री रिटेन्ड अर्निंग बोले 5। डन। आगे चलेंगे। इन 2015 गुडविल वाज impaired by 3 एंड इन 18 द गुडविल वाज impaired by 10। लेकिन हम किस दिन खड़े हैं? 15 और 18 सबके एंड पे हम एज ऑन टाइप वर्किंग्स कर रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए क्या सारे सालों का इंपेयरमेंट लॉस जाए? जैसे सारे सालों की डेप्रिसिएशन जाती थी 3-3-4 साल से 3-3-4-4 साल की डेप्रिसिएशन आप निकाल देते सरप्लस के ऊपर, तो सारे सालों की डेप्रिसिएशन जाती थी, तो सारे सालों का इंपेयरमेंट लॉस। तो सारे सालों का इंपेयरमेंट लॉस बोले कितने? 0 जमा 0 जमा 3 जमा 0 जमा 0 10, टोटल कितना हो गया? 13 इज टोटल इंपेयरमेंट लॉस। NCA किस पे पड़ी है? अगर NCA फेयर वैल्यू पे पड़ी है तो इंपेयरमेंट लॉस किसी को याद हो कहां डालना है? SRE में। अगर NCI फेयर वैल्यू पे पड़ी हो तो इंपेयरमेंट लॉस कहां डालना है? SRE में। तो बोले जी इंपेयरमेंट लॉस पहले साल का 0, दूसरे साल का 0, तीसरे साल का 3, चौथे साल का 0, पांचवें साल का 0, छठे साल का 10। तो कम्युलेटिव इंपेयरमेंट लॉस, जैसे डेप्रिसिएशन 3-3-4-4 सालों की तरह आती थी, उसी तरह इंपेयरमेंट लॉस आ रही है जी। कितना? 13। SRE डेबिट और गुडविल क्रेडिट। गुडविल है ही नहीं ना सवाल में, अभी तो मैंने निकाली नहीं ना, मुझे चाहिए वैसे गुडविल सवाल ने मांगी भी नहीं। SRE डेबिट गुडविल क्रेडिट। डन। अब ये इंफॉर्मेशन पुट कर देने के बाद अगला सवाल मेरा, मैं ये देखो दोबारा देख लें, तो फिगर्स देख रहे हैं, इधर लाओ कैमरा, ये देखो ना वर्किंग 6 में भाई, इधर देखो, ये देखो वर्किंग 6 में क्लोजिंग बैलेंस दिए होते थे, ये पकड़े क्लोजिंग बैलेंस, ये 75 और 99 आ गया। ठीक है, आगे आऊं। प्री रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 5। ये याद है 2 जगह पे जाती है, शेयर करा रहे हो। गुडविल का इंपेयरमेंट 15 में किया और 18 में किया, आज तक कितना कर लिया? 13। NCA मेजर हो रही है फेयर वैल्यू पे, अगर NCA प्रोपोर्शनेट पे होती फिर और बात थी। ये अभी NCA किस पे मेजर हो रही है? NCI मेजर हो रही है फेयर वैल्यू पे। तो NCI हाँ जी, अगर प्रोपोर्शनेट बेस पे होती तो इंपेयरमेंट लॉस यहां लिखते,
ये बैलेंस शीट के सवालों में ना पहले 3 क्लास में बताया था, कंसोलिडेशन के पहले 3 लेक्चर्स में, थोड़ा भूल गया होगा, याद कर लो। अगर प्रोपोर्शनेट बेस पे होती तो इंपेयरमेंट लॉस यहाँ लिखते हैं, अगर फेयर वैल्यू पे तो इंपेयरमेंट लॉस यहाँ लिखते हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब मोहतरम एक चीज देखनी है कि डिविडेंड बांटा गया है, डिविडेंड बांटा गया। बता दें जी, आज तो पेरेंट भी डिविडेंड बांट रहा है और सब्सिडरी भी डिविडेंड बांट रही है, क्लियर? तो पहले जरा सब्सिडरी की बात कर लेते हैं, पेरेंट की अभी टेंशन ना लें, सब्सिडरी की बात कर लेते हैं। सब्सिडरी ने बांटा, बांटा तो हकदार कौन है? पेरेंट और एनसीआई, ये दो हकदार हैं। जब सब्सिडरी 10 रुपए बांटेगी तो हकदार कौन होगा? पेरेंट और एनसीआई। क्या सवाल साइलेंट हो तो हम एज्यूम किया करेंगे डिविडेंड पे हो गया है? तो अब अगर डिविडेंड पे हो गया है तो बैलेंस शीट के सवालों में मैंने कहा था क्वेश्चन 12 जहन में लाएं, क्वेश्चन 12 जहन में सोच के बताएं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा सिनेरियो? पांचवा। तो अगर पे हो गया तो कोई रिसीवेबल पेएबल किताबों में पड़े हुए, नहीं पड़े हुए, कोई कैंसलेशन की जरूरत, तो इस 10 रुपए की टेंशन लेने की जरूरत नहीं जो सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा है। अच्छा, और यार पेरेंट के डिविडेंड की तो आपने टेंशन लेनी नहीं होती। पेरेंट के डिविडेंड पे भी ना बैलेंस शीट के सवाल से एक डिस्कशन है हमारी किताब में, वो मैं आपको शो कर देता हूँ आज, अभी तक शो नहीं की थी। जहां वो ये समरी बनी हुई थी ना, ये 5 सिनेरियोस, ये याद होगा आपको, पेज 501 था। तो वहां ना एक और समरी बनी हुई है, डिविडेंड ऑफ पी, ये आपको पहली दफा दिखा रहा हूं। असल में पहले सवाल में ऐसा हुआ है कि पेरेंट डिविडेंड बांट रहा है। एक बार याद रखिएगा, पेरेंट जब डिविडेंड बांटेगा ना तो इससे सब्सिडरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि सब्सिडरी ने पेरेंट के शेयर नहीं खरीदे होते, बल्कि किसने किसके शेयर खरीदे होते हैं? पेरेंट ने सब्सिडरी के। तो सोदी किंग से तो डिविडेंड ऑफ पेरेंट बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट है, पेज 501 पे। इसको आपने फाइनल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, फाइनल अकाउंट की तरह। ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट के सवालों में फाइनल अकाउंट की तरह ट्रीट करना है। क्या छोड़े, क्या लिखा हुआ है? अगर डिविडेंड रिकॉर्ड करना भूल गया पेरेंट तो रिकॉर्ड कर दीजिएगा बैलेंस शीट वर्किंग्स करते हुए। अगर डिविडेंड रिकॉर्ड करना भूल गया तो कर दीजिएगा, और अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो बस ठीक है, अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करना। तो ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, इसका कंसोलिडेशन से कोई ताल्लुक नहीं। सब्सिडरी जब डिविडेंड बांटे तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आती है, और जब पेरेंट डिविडेंड बांटे तो इसका कंसोलिडेशन से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर इसने पे कर दिया है तो डू नथिंग, और अगर इसने अनाउंस कर दिया है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया तो किसी सवाल में देख लेंगे डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट, सीआरई को फॉर्म कर दें। तो ये सिंपल सी एडजस्टमेंट है। तो ये दूसरी वाली लाइन कभी देख लेंगे। फिलहाल पे हो गया डिविडेंड, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि सब्सिडरी पेरेंट के शेयर खरीदने। अच्छा जी, पेरेंट ने शेयर पे का डिविडेंड दे दिया, क्या अर्निंग तक पहुंचते हुए ये माइनस हो गया है? क्या डिविडेंड अर्निंग को कम कर देता है? तो क्या 99 की अर्निंग तक पहुंचते हुए डिविडेंड बांटा जा चुका है या बांटे? तो इसकी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कोई नहीं है कि आपस की चीजें कैंसिल करें। ये सिंपल फाइनल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट समझिए, आप इंट्रो की क्लास में बैठे हैं। क्या ड्राइंग हो गई ऑनर? इसकी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, लिखें या नो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इसकी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कोई नहीं है, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट ही नहीं बनती इसकी। ये डिविडेंड क्या होता है? ड्राइंग। पेरेंट के शेयर होल्डर्स ड्रॉ करके पैसे लेके चले गए, क्या अर्निंग कम हो जानी चाहिए? बोले हो गई, हुई अर्निंग हमने सवाल में उठा ली, बस रिलैक्स। तो ये 6 रुपए हमने पहली दफा जरा देखे और इसमें कुछ मसला भी नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता 6 रिकॉर्ड ना किए होते तो वर्किंग 6 में रिकॉर्ड नहीं करने थे आपने, क्योंकि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। अगर खुदा ना खास्ता 6 रुपए रिकॉर्ड ना किए होते तो वर्किंग 6 है ये, इसमें फिर आपने शो नहीं करने थे। फिर आपने क्या करना था? फिर आपने खुद आके यहां पे शो करना था सीआरई डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ा देनी। डन? तो अगर अकाउंटेंट डिविडेंड डाल चुका है पेरेंट का तो कोई कंसोलिडेशन के एतबार से बातें नहीं सोचनी, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हो गया। और अगर अकाउंटेंट पेरेंट का डिविडेंड डालना भूल गया है तो वर्किंग 6 को नहीं छेड़ना, वर्किंग 6 में बिला वजह 6 नहीं डालना। वर्किंग 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन होती है, तो फिर आपने इधर जो भी फिगर होगी उसको पकड़ना है। फिर इधर शायद 99 ना होती, फिर इधर 105 होती, फिर इधर 105 होती, फिर 105 इधर से पकड़ के लेके जाते हैं, यहां लिखते हैं 105, और सवाल में लिखा होता पेरेंट डिविडेंड डालना भूल गया था तो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है, अर्निंग को आप कम करते हैं 6 से। ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलें जी, ये पॉसिबल नहीं है। क्या? हाँ, अदर इन्फॉर्मेशन बताएगा। अच्छा चलें जी, बात कहीं और निकल गई थी। मुझे ये बता दें, क्या मैं लिख सकता हूं एस ने पे कर दिया है, सो सिनेरियो 5 ऑफ क्वेश्चन 12, सो डू नथिंग इन बैलेंस शीट क्वेश्चन। ऐसा ही है, तो इसलिए इसको फारिग करें। चलें जी, इट्स ओवर नाउ। अब सवाल की एस पेड, सो सिनेरियो 5 ऑफ क्वेश्चन 2
So do nothing in balance sheet question. Of question 12. अच्छा, अब आप मुझे बताएं तसल्ली से कि सवाल ने सिर्फ मांगी क्या है? सीआरई। जरा इस डेटा से देखें, सीआरई बन सकती है? सीआरई की फिक्र आ सकती है? कैसे आ सकती है? थोड़ा सा सीआरई को दे दो, थोड़ा सा एनसीआई को दे दो। 50 पॉइंट्स से ना लेके जाएं। 6 इधर ले जाएं और 51 इधर ले जाएं। डन। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सीआरई कितनी? 150 150। इधर लाओ कैमरा जरा, 1 मिनट। ये बता दो जवाब क्या है? 150। पॉइंट बी का जवाब क्या बनता है? 150। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछने लगा हूं जो आपने बतानी है। आपको ना फॉर्मेट्स पक्के हो गए होंगे, फॉर्मेट्स में आपको मसला नहीं होगा। इज इट पॉसिबल कि एस का शेयर कैपिटल ना हो? ना 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 ना, इस सवाल मेरा खत्म हो गया, अगली बातें करो। इज इट पॉसिबल कि एस का शेयर कैपिटल ना हो? ये पॉसिबल नहीं है, बट सवाल में गिवन नहीं था। सवाल में गिवन नहीं, कोई बैलेंसिंग नहीं निकालें प्लीज प्लीज, गिवन नहीं था सवाल में शेयर कैपिटल एस का। अगला सवाल मेरा, एनसीए की फेयर वैल्यू सवाल में अवेलेबल नहीं थी। अगर इस सवाल में एनसीए मांगता तो हम कहते कि सवाल में एरर है, सवाल में एनसीए नहीं निकल सकती, कोई तरीका नहीं है इसका, कोई तरीका नहीं है इसका, कोई तरीका नहीं है इसका, एनसीए नहीं निकल सकती सवाल में, डेटा ही नहीं है हमें। और इस सवाल में अगर गुडविल मांगता तो भी हमने यही कहना था कि गुडविल नहीं निकल सकती। इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं पता, इन्वेस्टमेंट भी नहीं पता। नहीं 5 को क्या कर सकते? पॉसिबल ही नहीं, डेटा ही अवेलेबल नहीं। इज इट पॉसिबल कि शेयर कैपिटल ना हो? तो इसका मतलब है सवाल वाले ने जानबूझ के छुपाया। इज इट पॉसिबल कि इन्वेस्टमेंट्स ना हो? हाँ शेयर। इज इट पॉसिबल कि शेयर प्रीमियम ना हो? पॉसिबल। इज इट पॉसिबल कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ना हो? यस इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि इन्वेस्टमेंट ना हो, एनसीआई की फेयर वैल्यू या प्रोपोर्शनेट शेयर ना हो। इट इज इम्पॉसिबल कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये चीजें तो पक्की पक्की हैं। तो इसलिए ये आप पूरा कर लें इसको। इस सवाल में एनसीआई नहीं निकल सकती, गुडविल नहीं निकल सकती, जो मर्जी कोशिश कर ले नहीं निकल सकती। इसलिए सवाल वाले ने सिर्फ क्या मांगी? सीआर, और उसका डेटा दे दिया, उसका डेटा हो सकती है। भाई ये पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इधर आ जाएं, तो यार ये तो वैसे ही बीच में इन्होंने बात कर दी, ये दोनों इधर आ जाएं तो ये लॉस है, तो लॉस को दोनों में तकसीम कर देंगे, इस साइड की बजाय इन साइडों में। चलें जी, ओवर, डन। तो ये सवाल की कौन सी रिक्वायरमेंट सॉल्व होगी? बी। तो मोहतरम यार, ये जो आप लोगों ने बात की थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप लोगों ने ये बात की थी कि सवाल में पी एंड एल और बैलेंस शीट इकट्ठी लेके चलें, ये तो हमें आदत ही नहीं है पी एंड एल बैलेंस शीट इकट्ठी लेके चलने की। जैसे ही सवाल आएगा तो सारे खिलौने समेट दें, और सारे खिलौने समेट के ओपनिंग बोरी में खिलौने पड़े हुए हैं, ये वाले खिलौने इसमें डाल दें ताकि क्लोजिंग बोरी आ जाए। बाकी इस बोरी में थोड़ा सुराख भी हुआ, आपको पता है, डिविडेंड भी गए हैं, तो क्लोजिंग बोरी ये आ गई। ये जो क्लोजिंग बोरी आ गई, इसके बुनियाद पे बैलेंस शीट का सवाल शुरू कर दें। तो ये सारा पी एंड एल मैंने आपके सामने काटा हुआ था। अब किसका सवाल शुरू करें? पी एंड एल का सवाल शुरू करें। मिड ऑफ ईयर खरीदा या कई साल पहले खरीदा है, तो सेल को कोई छुरी चलाने की जरूरत होगी? 6/12, 10/12, तो सारी फिगर्स को एज इट इज पकड़ लें। 100, 30, 20, 80, 25 और 0। अब क्या बनाना शुरू करें? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। बोले जी, सेल कितनी? 100 प्लस खर्चे 30 प्लस अदर इनकम 20 प्लस 0। एक चीज नहीं भूलनी आपने, वर्किंग 5 वो साथ ही खोल जानी है। वर्किंग 5 एस का प्रॉफिट बताएं जी, 55। चलें, ये तो वर्किंग 6 है, इसकी टेंशन ना लें, इसको छोड़ें, एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, P acquired 90% of shares of S when the balance on the retained earning was 5। इस 5 का वर्किंग 5 से कोई ताल्लुक नहीं है, ये 5 यहां पे जाता है। अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। सारे सालों का इंपेयरमेंट लॉस कितने? सारे सालों का इंपेयरमेंट लॉस 13।
लेकिन हमारे साल का फॉर द ईयर कितना है, तो फॉर द ईयर में ये वाला 10 जाएगा और एज ऑन में तो 13 गया था, तो फॉर द ईयर कितना है 10। अब मोहतरम गुडविल पे इंपेयरमेंट आ गई है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट मुझे नजर आ रही है, वो मैं जाके देख लेता हूं हैंड रिटन पेज 7 से, उसे गाइडेंस ले लेता हूं हैंड रिटन पेज 7 से। हैंड रिटन पेज 7 में सबसे पहला पॉइंट है गुडविल इंपेयरमेंट लॉस व्हेन एनसीए इज एट फेयर वैल्यू। नंबर 1, इंपेयरमेंट लॉस फेस पे डेबिट करना पड़ेगा, गुडविल बैलेंस शीट में क्रेडिट करनी है, वो आपको पता है हम साथ साथ बना नहीं रहे होते, पहले बना के फारिग हो चुके होते हैं। तो इंपेयरमेंट लॉस फेस पे डेबिट करना है और हिट करनी है वर्किंग 5 क्योंकि फेयर वैल्यू पे एनसीआई, इसलिए हिट करेंगे वर्किंग। बस हैंड रिटन पेज 7 के साथ बस जुड़े रह करें। चलें, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, गुडविल क्रेडिट, लेकिन कितनी, सिर्फ फॉर द ईयर, एज ऑन नॉट हटा लीजिएगा, कल होमवर्क के सवाल में भी इसी तरह किया होगा, फॉर द ईयर वाली। डन। अच्छा जी, ये आ गई एडमिन एक्सपेंस डेबिट गुडविल क्रेडिट। अगर इनसे प्रोपोर्शनेट पे होती तो ये एडमिन एक्सपेंसेस में डेबिट फिर भी करनी थी, लेकिन वर्किंग 5 हिट नहीं करनी थी, ये मैंने आपको लिखवाया था शायद हैंड रिटन पेज पे। अच्छा, अब क्या करना है जी, हिट वर्किंग 5। बता दें, खर्चे बुक करने से प्रॉफिट कम होते हैं, खर्चे बुक करने से प्रॉफिट कम होते हैं, तो खर्चा बुक करें ताकि प्रॉफिट कम हो। कितना, 10। और आज पहली दफा मैं ये क्लास में बात करने लगा हूं, आज साबित हो गया कि वर्किंग 2 और 5 सेम नहीं है। वर्किंग 2 में तो सारे सालों का इंपेयरमेंट लॉस आया था क्योंकि ये बैलेंस शीट पर्पस के लिए बनाई थी, और वर्किंग 5 में तो सिर्फ, तो ये जो आपको आदत पड़ी थी ना वर्किंग 2 वाली चीजें वर्किंग 5 में लिख लिया करें, ये बिल्कुल बात गलत है। अगर सेम ईयर है तो फिर ठीक है, किसी हद तक बात चलती है। हाँ हाँ, सेपरेट तो हम करते ही नहीं, वो चलाई अपनी सेपरेट अलग रहे होते हैं, कंसोलिडेशन एक रफ वर्किंग समझ होती है। ओके जी, डन। अब बता दें जी, हैंड रिटन पेज 7 में एडजस्टमेंट 1 हमारी रिवाइज हो गई, उसने क्या फरमाया था, फेस पे कितना डाल दो 10, और वर्किंग 5 में लॉस बुक करने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और ना भाई, एंड के ऊपर हम सीआरई एनसीए करने, सारी परसेंटेजेस लग जाएंगी फिर। अच्छा जी, यार एक एडजस्टमेंट ना बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, एक तो वो हैंड रिटन पेज 7 पे लिखी नहीं हुई थी, मैंने आपको लिखवा दी थी, 10 नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में डालनी है। एक एडजस्टमेंट और भूल जाते हैं, वो मैंने आपको यहां नहीं लिखवाई भी, वो मैंने आपको हैंड रिटन पेज नंबर 6 के ऊपर बताई थी, और कल हमने की भी थी, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, पीस शेयर ऑफ अदर इनकम में से माइनस करना होता है। ये एडजस्टमेंट जरा मैं जाके रिवाइज करता हूं अपने कल वाले नोट से, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखा था हमने, कॉन्सेप्ट नंबर 4। शायद आपको याद हो, मैंने कहा था P&L के एतबार से ना आपने डिविडेंड की टेंशन नहीं लेनी, 5 सिनेरियोस, P&L के एतबार से आपने डिविडेंड की टेंशन नहीं लेनी, 5 सिनेरियोस। इधर आपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 लगा देना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पीस शेयर ऑफ अदर इनकम में से माइनस करेंगे। अगर पी, यार ये तो बता दिया करें ना, हद हो गई, मैंने कहा था। अगर पी ने अदर इनकम में डाला हुआ है, अगर पी ने अदर इनकम में डाला हुआ है डिविडेंड, तो पी की अदर इनकम में क्या ये आपस की इनकम है? जी बिल्कुल, इसको क्या कर दें, निकाल दें। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 5 सिनेरियो सोच के पेपर में परेशान नहीं होना, बस ये फिक्रा ना, P&L का जैसे ही सवाल आएगा ना, तो P&L का जैसे ही सवाल आए, एस के डिविडेंड पे जाके उंगली रखनी है और उंगली रख के ये फिक्रा बोलना है आपने। चलें जी, किसका सवाल कर रहे हैं अब हम? P&L का। किसके डिविडेंड पे जाएं? एस के डिविडेंड पे जाके उंगली रखें और एस के डिविडेंड पे उंगली रख के कोई फिक्रा बोलें तारीखी। पी के डिविडेंड की टेंशन नहीं लेनी P&L के सवाल में, इसके डिविडेंड की वैसी टेंशन नहीं लेनी जी, फिक्रा बोलें। नहीं, जो एग्जैक्ट फिक्रा वहां लिखा हुआ है वो बोलो। पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड तो नहीं है, फिक्रा यहां से शुरू नहीं हो रहा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए एस के डिविडेंड का पी का हिस्सा, ये नहीं 10 नहीं होगा, कुछ डिफरेंट अमाउंट होगी। पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड को, अगर पी इसको अदर इनकम में, सर हमें कैसे इल्हाम होगा, इस 10 में से 90% 9 रुपए पी ने अपनी अदर इनकम में डाल दिए हैं, हमें कैसे इल्हाम होगा कि एस ने जो डिविडेंड बांटा, इसमें से 9 रुपए पी का, 1 रुपए एनसीआई का, तो 9 रुपए इसने अदर इनकम में डाल दिए, हमें कैसे पता चलेगा? सवाल में लिखा हुआ है कि पे कर दिया है इसने डिविडेंड। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको पढ़ाया था कि सवाल साइलेंट होगा तो पेड अज्यूम करेंगे, अगर उसने पे कर दिया तो इसने रिसीव कर लिया। तो इस 20 रुपए में बोलें क्या पड़ा होगा?
₹9। किससे आया हुआ डिविडेंड? किसको? पी को। और खुदा के लिए यार, खुदा के लिए ऐसा ना सोचिएगा कि पी ने डिविडेंड बांटा है तो एस की अदर इनकम में पड़ा हुआ है। मैंने जानबूझ के सवाल में एस की अदर इनकम 0 रखी हुई है ताकि कोई खुदा के लिए ऐसे ना सोचने लग जाए, उल्टी बात ना सोचने लग जाए, ठीक है? तो जब भी पी एंड एल का सवाल आएगा ना, तो आपने ऐसे नहीं कभी उंगली रखनी, इसकी टेंशन नहीं लेनी पी एंड एल के सवाल में, क्योंकि ये एस अपनी अदर इनकम नहीं डालेगा, क्योंकि शेयर किसने किसके बाय किए हुए? पी ने एस के शेयर बाय किए हुए। डन। तो जब भी कभी पी एंड एल का सवाल आ जाए तो उस सूरत में हमने क्या करना है, हमने एस के डिविडेंड पे उंगली रखनी है, और उंगली रख के कॉन्सेप्ट 4 बोले, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड को अदर इनकम में से अगर पी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, इसलिए कि उसने पे कर दिया होगा तो पी भागा भागा लेने गया होगा, इसलिए इसने रिसीव कर लिया हुआ है तो रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अब क्या एडजस्टमेंट करनी है बोले? पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड मैंने कहीं नीचे जाके निकाल लिया, ये नहीं, ये कहीं नीचे जाके निकाल लिया, इसको आप क्या कर दूं? माइनस अदर इनकम में से, अदर इनकम में से माइनस। हौसला रखें, अभी अगला सवाल आ रहा है, उसमें भी डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, ये बार बार इंशाल्लाह रिवाइज होगी। चलें जी, टोटल्स कर दें, सवाल खत्म हुआ। $126 attributable to P and NCI 126 बैलेंस। CRE की टेंशन नहीं लेनी, NCI 45 इंटू, चले 4.5 के लिए राउंड नहीं करता मैं, 4.5 वर्किंग नंबर। ये क्या बन गया? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, कौन सी एडजस्टमेंट भूलने का डर होगा? पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड, इसलिए अगले सवाल में मैंने ये डाल दिया है, और जो अगली क्लास में सवाल कराना है उसमें भी एडजस्टमेंट डली हुई है, तो बार बार इस एडजस्टमेंट को करते हैं ताकि ये भूले ना। पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट समझ लो अगर हो रहा है। ओके, उधर ही रखो। चले आ जाए भाई, ये एडजस्टमेंट में काट रहा हूं, अगले सवाल में ये एडजस्टमेंट में काट रहा हूं क्योंकि इस एडजस्टमेंट का ताल्लुक पी एंड एल से है। मैं पहले बैलेंस शीट बनाना पसंद करूंगा, बैलेंस शीट तो इसमें मांगी नहीं है, मांगी भी है, सीआरई एज ऑन मांगी हुई है, और यार एनसीए भी मांगी हुई है। हो सकता है सवाल में शेयर कैपिटल वगैरह इसको देने पड़े, कुछ चीजें देगा तो निकलेगी, एनसीए से नहीं निकलेगी, शेयर कैपिटल वगैरह इसको देने, इन्वेस्टमेंट्स भी देनी पड़ेगी, इस सवाल में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है। तो अब हम अगला सवाल करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर, ये भी छोटा सा सवाल है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सपेक्टेड, कितनी देर में जाना चाहिए? अभी 10 मिनट में। चलें शुरू करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रेजेंट लिमिटेड एंड फ्यूचर लिमिटेड। अगर 10 मिनट में खत्म हो जाए तो फिर हम बातें करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। ये कौन है जी? पेरेंट। ये कौन है? सब्सिडरी। ईयर एंड बोले तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम, जो मर्जी समझ लें इसको, शेयर, दोनों का शेयर कैपिटल दे दिया है, और माय डियर रिटेन्ड अर्निंग इसने क्लोजिंग दे दी है। रिटेन्ड अर्निंग कौन सी दे दी है? क्लोजिंग दे दी है। अच्छा भाई, इतनी सी इंफॉर्मेशन पढ़ के ना मैं वर्किंग 6 बनाने लगा हूं, लेकिन मैंने आपको एक मशवरा दिया हुआ है कि वर्किंग 6 बनाते हुए ना डिविडेंड जरा ढूंढ लिया करें और चेक कर लिया करें अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड कर दिया या नहीं। एस पेड डिविडेंड, बात ही खत्म हो गई। अगर एस ने डिविडेंड पे कर दिया है तो एस के अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि पेड की एडजस्टमेंट वो नहीं भूलता। अब मैं पी एंड एल के मुंह के एतबार से कोई बात नहीं करने लगा, अब मैं आपसे वर्किंग 6 के बारे में एक बात करने लगा हूं, वर्किंग 6 के बारे में एक बात करने लगा हूं, वर्किंग 6 के बारे में एक बात करने लगा हूं। वर्किंग 6 के लिए कॉन्सेप्ट 3 है और पी एंड एल के मुंह के लिए कॉन्सेप्ट 4 है। वर्किंग क्या कहते हैं 6 के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ डालेंगे जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब सवाल में लिखा हुआ है पे हो गया तो पेमेंट भूल, इसलिए वर्किंग 6 में आज हम शो करेंगे ताकि ओपनिंग रिटर्निंग सही वाली आए जो अकाउंटेंट ने निकाली हुई है। अभी कहां रह गया तू?
कौन सा सवाल है? ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 36 में हमें सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेस्टमेंट इनकम सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और इकट्ठा करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन ये ना कोई ट्रायल टाइप चीज नहीं है। आप कहते हैं ट्रायल में यहाँ यकम जुलाई 16 टाइप कुछ लिखा होता था, ये इसने क्लोजिंग दे दिया, कोई मसला नहीं, हम ओपनिंग निकाल लेते हैं बस डिविडेंड वगैरह डाल के। बोले तो जी, यकम जुलाई 16, फिर क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसके बाद किस इनका 30 जून 17। चलें जी, प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएं। पेरेंट का बता दें कैसा आएगा। चलो मैं देख लेता हूँ यार, सेल मुझे भी पता सेल होती है 2060 माइनस 173, हद हो गई। 2060 माइनस प्लस 190 और इधर सब्सिडरी का 520 15242 ना बोला कर, माइनस 11, अच्छा प्लस, सॉरी प्लस 50 जी बोलें। 520 443 क्लोजिंग सवाल में अवेलेबल है। क्लोजिंग बताएं कितने हैं? मैंने हटाया तो अब आप इधर देख रहे हैं, वरना आप लोगों ने रजिस्टर की तरह देखी जानी। इधर देखें, क्लोजिंग 199 और 70। इसको हम ले जाते हैं वर्किंग नंबर 3 में और इसको ले जाते होते हैं वर्किंग नंबर 2 और इसको ले जाते होते हैं वर्किंग नंबर 5 में। ओके अच्छा जी, डिविडेंड किसने बांटा है? पेरेंट ने नहीं बांटा, सिर्फ इस किसने बांटा? सिर्फ एस ने। शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगेगी। शेयर कैपिटल बोलें तो 2600 के शेयर कैपिटल पे 5%। ये मैं क्यों शो कर रहा हूं यहाँ? सिर्फ तब शो किया करेंगे इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया, इसलिए मैं शो कर रहा हूं ताकि मेरी ओपनिंग रिटर्निंग सही आ जाए, अकाउंटेंट वाली ही ओपनिंग रिटर्निंग आ जाए जी। शेयर कैपिटल जरा अभी टेंशन नहीं लेनी इसमें, पेरेंट का कितना एनसीए का कितना है, अभी तो अकाउंटेंट वाली वर्किंग्स हो रही हैं, अभी तो सवाल सही हो रहा है। 130 रेड मार्कर यूज करेंगे, आपको याद होगा। रेड मार्कर यूज करके मैं एक लफ्ज लिखूंगा यहाँ पे, तारीखी फिक्रा क्या? बैलेंसिंग। कभी ओपनिंग बैलेंस आता है, कभी क्लोजिंग बैलेंसिंग आता है, जो मर्जी आ जाए, हमें तो कोई मसला नहीं। सिरा एक पकड़ना चाहिए। ओपनिंग का सिरा पकड़ा दे पेपर में, ठीक है। क्लोजिंग का सिरा पकड़ा दे पेपर में, उसकी मर्जी है, जो मर्जी सिरा पकड़ा दे जी। बोले 1476 391 जी। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है मोहतरम, ये बैलेंस शीट वाला आइटम नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट साइड में नजर आ रही है, तो ये इनकम कमाई है हमने, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट स्कीम है वहां से इनकम कमाई है। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट टाइप है ये डेबिट साइड पे नहीं आ रही। अच्छा जी, अब ये सारी वर्किंग हो गई। ये सारी वर्किंग हो जाने के बाद पहला काम बताएं क्या करूं? पहला काम ये करूंगा मैं कि बैलेंस शीट वाली चीजें पड़ी रहने दूंगा, P&L वाली काट दूंगा। और मैं P&L नहीं बनाना चाह रहा, मैं CRE NCA निकालना चाह रहा हूं, वो एज ऑन वाली मुझे चाहिए। उसके लिए बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी जाते हैं, बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स भी जाती हैं और अदर इंफॉर्मेशन भी जाएगी। डन? तो चलें जी, पढ़ लें आप लोग सवाल और मैं इतनी देर में मिटा लेता हूं। एडजस्टमेंट 103 पढ़नी है बस। किधर है? जी बिल्कुल, भाई ने छींक ले ली, आप सवाल शुरू करते हैं हम। तो इसमें यार नेचुरल चीज है, छींक को ना रोका करें, jimai.com को रोका करें, anglai.com को रोका करें। ये दोनों सुस्ती की अलामत होती हैं, इससे पता चलता है कि रात को आप सोए नहीं, बहुत पढ़ते रहे हैं। ओके तो यार इन दिनों में तो पता का खौफ कर लें, इन दिनों में पढ़ाई कर लें, छोड़ दें मोबाइल की जान। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा भाई, शेयर कैपिटल पकड़े जी 3500 और 2600। बैलेंस शीट मांगी है या बैलेंस शीट में CRE NCA मांगा है? छोटी सी बैलेंस शीट बना लेते हैं। P ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 17। शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, CRE
एनसीआई चाहिए। वर्किंग नंबर और वर्किंग नंबर 3, ये दो फिगर्स चाहिए। वर्किंग 1 किया करें मस्ट, नेगेटिव गुडविल आ सकती है, नेगेटिव गुडविल सीआर में डालनी पड़ती है। वर्किंग 1 आप हर सवाल का इंटीग्रल पार्ट समझें, वर्किंग 1 करनी है जी। वर्किंग 2 क्या एसआरई, वर्किंग 3 सीआरई। भाई एनसीआई की वर्किंग कभी भी 2 लाइन से ज्यादा ना खोलें। चले, शेयर कैपिटल 3500 2600। मैं अपना टाइम जाया कर रहा हूं 3500 लिख के, इसके मुझे पेपर में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3500 यहां लिखने के मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इग्नोर करता तो आप कहते हैं सर इसको इग्नोर करना है, क्यों करना है? इस वजह से मैं लिख रहा हूं। रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग है, शुक्र है, फिर डायरेक्ट ले जाते हैं, शुक्र है ऑलरेडी क्लोजिंग है। वर्किंग नंबर 3 और वर्किंग नंबर 2 1996704। ये आज हम सवाल करेंगे, सवालियां सवाली भी आ सकती है जी, बोले 704। P acquired 65% shares of FL on यकम सितंबर 16। भाई इसी साल खरीदा यार, इसी साल खरीदा, सम इयर्स बैक नहीं खरीदा। इस सवाल में मैं कह सकता हूं जो चीजें इस प्रॉफिट में जाती हैं वही एसआरई में जाती हैं, इसमें मैं कह सकता हूं किसी हद तक, क्योंकि इसी साल खरीदा है। तो बहरहाल फॉर रुपीज 2500 मिलियन, पेरेंट एक्वायर्ड सब्सिडरी फॉर 2500 मिलियन। तो ये 2500 मिलियन किसको दिए होंगे? इट इज परचेज कंसिडरेशन। और सऊदी किंग ने कहा होगा थोड़े से पैसे दे दो, बस थोड़े से पैसे लेके चला गया 2500। आपने 2500 को छेड़ के कहा 2500 तो बैलेंस शीट में पड़ी होती थी, कहती है आज बस नसीब में नहीं, आज इन्फॉर्मेशन में आई नहीं हो, क्योंकि बैलेंस शीट तो दी नहीं ना ऊपर, तो ये बैलेंस शीट में पड़ी होती थी, याद है? द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट वाज 1092 एंड द एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। धड़ाधड़ इन्फॉर्मेशन एज इट इज दिया जा रहा है। एनसीआई की फेयर वैल्यू बोले तो ना, बोले तो चल, बोले तो 1092। रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पीएल एंड एफएल ऑन अच्छा ये तो प्री है ना, चलो इसकी तो टेंशन मैं नहीं ले रहा। ये क्या है? अच्छा 10 साल से आपके घर में बिरयानी पक रही है और उस बिरयानी के अंदर माशाल्लाह से लेग पीस होते हैं सिर्फ, और जबरदस्त किस्म का चिकन होता है। अच्छा अब आप इस साल गए तो आपने एकदम अम्मी ये आलू बिरयानी में, अच्छा हाँ बोटी भी है, अम्मी ये कहाँ से आ गया बीच में? चले ये बोटी तो ये कहाँ से आ गया बीच में? बेटा महंगी हो गई है मुर्गी, बेटा महंगी हो गई है मुर्गी। तो ठीक है पीटीआई चुप करो। तो अब भाई पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग तो मुझे नहीं चाहिए होती एक्विजिशन डेट वाली, पेरेंट की तो मुझे क्लोजिंग चाहिए होती है, और क्लोजिंग अवेलेबल है। ये वाली अर्निंग इसमें पड़ी हुई है, ऐसा ही है ना? ये पेरेंट की किस दिन की रिटेन्ड अर्निंग है? यकम सितंबर 16 की, लेकिन मुझे किस दिन की चाहिए? 30 जून, वो 1996 अवेलेबल है। यस आई के अपने परेशान करने की। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग नहीं, अच्छा जी, तो 506.5। अच्छा ये कुछ 30 जून 17 है, तो यकम सितंबर 16। तो अगर मैं बात करूं कितने महीने से, मैंने साल के शुरू से देखूं को कितने बटा 12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री गिवन है या निकालनी पड़ेगी? गिवन है 506.5। बोले जी जी, वो मैं आपको चेक कराऊंगा, चेक करने के अलग पैसे। 506.5 क्या सितंबर में खरीदा ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यार ये ओपनिंग नहीं है, ये उसने एक्विजिशन डेट वाली ही दे दी है, कुछ करना नहीं पड़ा। क्या वो प्रॉफिट का क्यों लेना है? ऑन एक्विजिशन डेट उसने लिख दी है, उसने खुद ही मेहनत करके निकाल के दे दी है। गलत हो सकती है वो अलग बात है, वो फिर आप पेपर में असम्पशन लेना कि तुम्हारी फिगर्स गलत है, मैं जरा चेक कर लूं तुम्हारी फिगर्स पेपर में, बाद में सॉल्व करूंगा। वो कह रहे हैं प्री एक्विजिशन डेट कितनी है? 50, अभी आपने चेक नहीं करनी, चेक क्लास के एंड में मैं खुद कराऊंगा। 506.5 है, क्लियर? इट्स ओवर नाउ। अब आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ें जी। कौन सी एडजस्टमेंट है जी? एस पेड डिविडेंड, एस पेड डिविडेंड। इस एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट के एंगल से मैंने पढ़ना है, एस पेड डिविडेंड, क्योंकि अभी मैंने पी&एल का सवाल शुरू नहीं किया। तो अगर मैं इस एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट के एंगल से पढ़ूं तो मैं क्वेश्चन 12 पे जाऊंगा। क्वेश्चन 12 कहेगा आज फिर आ गए हो, हम कहेंगे जी जी असि बार बार आएंगे तुम्हें तंग करेंगे यहां तक कि तुम्हारी जान ले लेंगे, और पेपर के दिन के बाद तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएंगे, फिर सीए फाइनल में इंशाल्लाह तुम्हें देखेंगे, तुसी कहना फिर आ गए हो। तो क्वेश्चन 12
एस पे डिविडेंड लिखा हुआ है, क्या करें जी? कोई रिसीवेबल पेबल पड़े होंगे, कोई कैंसिलेशन करनी है। उस दिन आपको चीजें बड़ी ऐसे दिमाग पे चढ़ी हुई थी, उस दिन फौरन आपने बोला था कुछ नहीं करना, आज कुछ नहीं करते हुए बोलते हुए तो शेकी, हाँ कुछ नहीं करना, ठीक है आपके मान लेते हैं बात। उस दिन बड़ी समझ आ रही थी आपको, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। तब तो अब वो आज भी कॉन्फिडेंस से बोले आप, ठीक है कुछ नहीं करना इसका, क्योंकि कौन सा वाला सिनेरियो है, एस ने पे कर दिया है। कौन सा पेज नंबर है, कहां तक हम जा चुके हैं और कहां से होके आए हैं। ओए होए होए, सफर कितना तय कर लिया हमने। ओए होए 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 ओए। तो ओ मंजा हीट अप कहते हैं और ये हो रहा था, हमें नजर नहीं आ रहा था। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए ये क्वेश्चन 12 का 5th सिनेरियो बनाएं, इसलिए बैलेंस शीट के एंगल से डू ई सिनेरियो यानी 5th सिनेरियो, सिनेरियो 1 सिनेरियो। चलें जी, इसलिए एडजस्टमेंट को छोड़ दें, रिसीवेबल पेबल कैंसिल करने की जरूरत है। अब सीआर एनसीए निकाल लें 30/17 का, सवाल खत्म हुआ। गुडविल देखें, पॉजिटिव आ रही नेगेटिव आ रही, ये कितना आ रहा है 480 31.5, गुडविल बोले तो 480 5.5 इधर आ जाएगी गुडविल, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट के फीस पे मांगी नहीं। अच्छा जी, इसको तकसीम कर दें सीआरई और आई में। लेवल देखें इसका जरा, इंटू 60 और 197.5 इंटू 35%। पॉइंट को देखिए डिजिट, इन दोनों को $128.4 69.1 carry down 2124.4 और carry down 2161.35 नहीं मांगा हुआ सवाल में। रिक्वायरमेंट बी हमारी सॉल्व होगी। सांस ये चढ़ा हुआ सुबह का पढ़ा रहा है, फजर से पहले तेरी एक क्लास थी, उसके बाद 2 ही हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहती है, फिर 1000 साल और रोना पड़ता है। ओके ये लास्ट सेशन वालों को बुलाया जाता था 10:05 PM के ऊपर हम जूम मीटिंग करेंगे, 50 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो ये आप लोगों के साथ भी पता नहीं शुरू ना करना पड़े। अच्छा मैंने पता तेरा मतलब ये डेटा है आपके सामने। ये एक नया सवाल है, ये सवाल जो है वो मेरी तरफ से 31/12/20 को ये पेरेंट का प्रॉफिट एंड लॉस है खाली सा, और सब्सिडरी का प्रॉफिट है 200। 31/12/20 वो बच्चे बताएं जो देखते ही उनके जहन में आया था वर्किंग 5, और सही से हाथ खड़े कीजिएगा, बाकियों को क्या मसला है।
नहीं देखते ही ये तो मेरे मैं तो बाय डिफॉल्ट यानी कि ये अंदर सेट हुआ है अंदर बंदे के अच्छा इसका वर्किंग 5 ये क्यों नहीं आपके अंदर ये चीज अब आगे आप कहेंगे अच्छा हाँ ये मुझे पता है 31/12 पे होते बोलना है बैलेंस शीट पेरेंट और सब्सिडरी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग फिगर्स आती हैं रिटेन्ड अर्निंग ये क्या है अच्छा पेरेंट एक्वायर्ड सब्सिडरी ऑन 1 मई 2020 1 मई 2020 का क्या मतलब है मिड ऑफ ईयर ओके अब आप हजरात जो है वो मुझे करवाएं वर्किंग नंबर 2 वर्किंग नंबर 2 करवा दें हिम्मत से हौसले से जज्बे से अज़म से वर्किंग नंबर 2 करवा दें 450 डन प्री वर्किंग 6 करनी पड़ेगी सर इतने छोटे से डेटे से ना खिलवाया करें हम थोड़े हिल जाते हैं वर्किंग 6 करनी पड़ेगी तो लेट मी डू वर्किंग 6 फर्स्ट गाइस सो वर्किंग 6 ये सारे आप जैसे अच्छे नहीं होते ना तो जरा थोड़ा टाइम दिया करें तो समझने के लिए सबको ओपनिंग प्रॉफिट डिविडेंड कोई नहीं है क्लोजिंग कितने हैं प्रॉफिट रेड मार्कर से बैलेंसिंग 2 डन अच्छा अब प्री निकाल दें कैलकुलेटर के ऊपर और 1 मिनट में आपको दे रहा हूं प्री निकाल दें पॉइंट्स में आ रही होगी हिम्मत करें सबने निकालनी है प्री आज कोई गुंजाइश नहीं है प्री निकालें सबके पास कैलकुलेटर हो अच्छा भाई अब आप मुझे बताइएगा कि मुझे सब्सिडरी को मैंने 1 जनवरी 20 को सब्सिडरी को मैंने 1 जनवरी 20 को खरीदा या 31/12/20 को खरीदा या 1 मई 20 को खरीदा ठीक है पहले लिए जमाई लेकर फिर लगा 1 मई 20 को खरीदा ठीक है जी अब आप मुझे बता दें मुझे रिटेन अर्निंग एज ऑन चाहिए प्री का यही मतलब होता है ना आज तक कितने वो रिटेन कमा चुकी है तो इस रिटेन अर्निंग में अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का प्रॉफिट डाल लूं जैसे मैंने कहा था ओपनिंग का कम्युलेशन 10 रुपए है क्लोजिंग कम्युलेशन 20 रुपए है तो यहां 10 और 20 के दरमियान की कम्युलेशन होगी ना तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्लोजिंग रिटेन अर्निंग मुझे नहीं चाहिए मुझे इसके मिड की कोई चीज चाहिए तो बोले ये कितना है 250 तो 250 के अंदर आई एम सपोज टू ऐड समथिंग तो 250 यहां तक कमा चुकी है और इसमें कितना कमाया 200 तो अब हमें 200 को तोड़ना पड़ेगा तो करवाएं जी प्री कैसे आएगी 250 प्लस 200 का 4 बाय जवाब 316.7 डन इट इज कॉल्ड एज वर्किंग नंबर 2 क्लियर अच्छा अब आप मुझे ये बता दें कि जब मैं P&L बनाऊंगा किसी को याद आ रहा हो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जब मैं बनाऊंगा पेरेंट की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो मैं सेल को कॉस्ट ऑफ सेल को पेरेंट की बात नहीं कर रहा सब्सिडरी की सारी फिगर्स को 8/12 की छुरी चलाऊंगा वाई क्योंकि मैंने 1 मई को खरीदा है तो कितने महीने कंसोलिडेट करूंगा तो 4 महीने बाय कर लिए पैसे देके और 8 महीने कंसोलिडेट करूंगा अच्छा जी यहां तक मेरा सवाल बैलेंस शीट का खत्म हो गया था अब आपने मुझे बताना है कि P&L के साथ क्या करना है अगर मैं वर्किंग 5 आपके सामने करूं तो वर्किंग 5 आप जो है वो बताएं कैसे करेंगे वर्किंग 5 आपको पता है ये 200 वर्किंग 5 में जाता है वर्किंग 6 वाला ये 200 वर्किंग 5 में जाता है तो एस प्रॉफिट 200 इंटू 8/12 133 कुछ आ रहा होगा 133.3 डन ओके क्लियर अब सारी बातें जरा बता दें तसल्ली से असल में ना 200 के हमने ना हिस्से किए हैं 200 किसका प्रॉफिट था सब्सिडरी का इसका 4/12 वर्किंग 2 में ले गए हैं और 8/12 वर्किंग 5 में ले गए हैं देखें कैसे सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है 200 में से 4 एक्विजिशन से पहले के तो वो पैसे देके खरीदेंगे इसलिए ये प्री में चला जाएगा और 200 में से 8/12 एक्विजिशन के बाद के तो इसे कंसोलिडेट करेंगे जरा बार बार बोलना है
इस साल पूरे में कितना कमाया था, जो मैं आपके सामने शो कर रहा था, साल पूरे में कितना कमाया, 200। 200 में से 4/12, क्या वो हमारे आने से 200 में से, अगर मैं यकम मई को खड़ा हूं तो 200 में से 4 महीने सऊदी किंग ओनर था और 200 में से 8 महीने हम ओनर थे, तो 200, ये 250 तो ओपनिंग रिटर्न है ना, मतलब ये वाली है ओपनिंग रिटर्निंग, तो ऐसे उतार लिया हमने। 200 का कितने बटा 12 पैसे देके खरीदेंगे और 200 का कितने बटा 12 कंसोलिडेट करेंगे, 8/12। क्लियर? ठीक है, यहां पे आपने कोई तस्वीर खींचनी है खींच लें, मेरी नजर में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब आज के सवाल से मैं चीजें आपको लिंक करवाने लगा हूं। सादा सी बात है, कई सवालों में पहले की भी है। इसको छोड़ें, इसकी वजह से जरूरत नहीं है। करो जो भी करना, जल्दी करें। अच्छा जी, बैलेंस शीट के एतबार से क्या कह रहे हो? बैलेंस शीट बनाते हो तो कुछ भी नहीं करना आपने, ये प्री बस वर्किंग 1 में ले जाना है, ये प्री वर्किंग 1 में ले जाना है बस। अच्छा, आप मुझे जरा सोच के बताएं मोहतरम, सोच के और गौर से बताएं, 200 में से 4 महीने का प्रॉफिट हमने पैसे देके खरीदा है, इसलिए ये प्री वाली चीज वर्किंग 1 में चली जाएगी, और 200 में से 8 महीने का प्रॉफिट क्या होगा, कंसोलिडेट होगा। इसको कहते हैं प्री वाले प्रॉफिट, और इसे कहते हैं ये 4 महीने पे किसका हक है, ओल्ड ओनर्स का, और 8 महीने पे हमारा। इसे कंसोलिडेट भी हम 8 महीने करते हैं, और P&L में भी कितने महीने डालने की इजाजत है हमें, 8 महीने, क्योंकि 4 महीने हम खरीद चुके हैं, या वो भी कंसोलिडेट करें, वो खरीद चुके हैं। मुझे तो लगता है 4 महीने आप इस काबिल भी नहीं समझते। और भाई बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होने लगी हैं। ये जो एडजस्टमेंट अगली है ना, जो मैंने काटी हुई है, उस पर 20 मिनट लग जाने हैं पूरे, तो जो अगली 1-2 लाइनें मैंने काटी हुई है उस पर पूरे 20 मिनट लगने हैं, और वो एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आनी अगर आप जो है वो अटेंटिवली बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या मैं कह सकता हूं कि इस 200 में से 4 महीने के प्रॉफिट्स पे पुरानों का हक है और 8 महीने के प्रॉफिट्स पे हमारा हक है? चलें जी, अब मोहतरम एक एडजस्टमेंट आपके सामने आने लगी है। उससे पहले मैं काम करने लगा हूं, पॉइंट 2 को मैं भी नहीं पढ़ा, उससे पहले काम करने लगा हूं मैं, P&L में शुरू करने लगा हूं। पहले सादा सादा काम करें, फेस पे फिगर्स नोट कर लें सारी, तो फिर ये एडजस्टमेंट मैं पढ़ता हूं। P, consolidated statement of for year ended 317 सेल बोलें 2060 प्लस 1500। अच्छा, हमारे सवाल में पता नहीं 8/12 या कितने में, वो देख लो जरा। हमने कब से खरीदा हुआ है, सितंबर अक्टूबर बात इधर देख, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने, और आगे तो सब्सिडरी को छुरी चलाते हैं साथ साथ कितने 2/12 की, 2/12 सेल को हम इस काबिल भी नहीं समझते कि मुंह पे लिखें। और एक बात सुन ले जरा भाई, आज आपसे बात कर रहा हूं, एक बात सुन लो, हम इस तरह भी नहीं करते कि सेल पूरी लिख के 2/12 माइनस कर दें। हम 2/12 सेल को इतनी गुस्से से देखते हैं, ये तो सऊदी किंग ने कमाई थी, हमें इससे क्या, हमें तो किस सेल से कंसर्न है। 2/12 सेल को मुंह पे लाना ही नहीं है, डायरेक्ट कितनी सेल को मुंह पे लाना है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग सुन नहीं रहे। हम 2/12 सेल को मुंह पे लाते ही नहीं है, मुंह पे लाते ही नहीं है। सिर्फ कितनी सेल लाते हैं मुंह पे, 10/12। आगे बोलें जी खर्चे, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे आ रहे हैं, 171131 मल्टीप्लाइड बाय 10/12। अच्छा जी, आगे बोलें, अदर इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम। यार ये 50 को जरा मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ, 50 मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं जरा इसको होल्ड पे डाल रहा हूँ। ओके चलें, ये सारी फिगर्स आ गई। साथ ही क्या खोल लें, वर्किंग 5, साथ ही खोल लें वर्किंग 5। एस प्रॉफिट, एस ये मैं लिख देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं, मुझे पता लिखने, एस प्रॉफिट। और फिगर आपको पता है कौन से लिखते होते हैं, फिगर ये 443 वाली, लेकिन अभी लिखनी नहीं, मैं लिख देता हूं। अच्छा जी, अब मोहतरम आखिरी एडजस्टमेंट जो हमारी लगी है, कैमरा उधर कर दो पहले, वर्किंग 5 भी होगी, P&L का फेस भी बन गया। चलो जी ले आओ पॉइंट 3। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके सामने, पॉइंट 2 पढ़ने से पहले कह रहा हूं, अगर आपके सामने पेपर में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल P&L की फॉर्म में होती तो कैसे होती है इंफॉर्मेशन अवेलेबल? ऐसी बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं, ऐसे ही सब्सिडरी का जरा P&L सेपरेट बनवाएं, सेपरेट P&L, कंसोलिडेटेड नहीं, सेपरेट P&L। सेल 15
24. कॉस्ट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस 1131 और अदर इनकम 50 टोटल 44, वही जो प्रॉफिट आपने भी निकाला. ओके, दैट इज 443. थोड़ी सी अगर आप टेंशन खुद दे देंगे ना तो ये मसला वैसे ही हल हो जाना है. द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एफएल आर एक्रूड इवनली. द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ एफएल आर एक्रूड, कहते हैं ये खर्चे और इनकम्स इवनली हैं. यानी पिछला सवाल जो मैं करा रहा था ये 200 इवनली है. इवनली का मतलब है आप कह सकते हो कि 200 का 4/12 पुरानों के और 200 का 8/12 हमारा है. ये 200 को इवनली तोड़ सकते हैं. कहते हैं 200 को इवनली तोड़ सकते हैं. द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एफएल आर एक्रूड इवनली. कहते हैं इन इनकम्स और एक्सपेंसेस को इवनली तोड़ सकते हो आप. 10/12 2/12 कर सकते हो. एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम, एक्सेप्ट 50 रुपए. कहते हैं इसको ना तोड़ देना, इसको ना तोड़ देना. एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम. आगे ना पढ़े. कहते हैं इनको 10/12 2/12 करना है, करो. इसको ना कर देना 10/12 2/12. अच्छा यार, कई दफा है ना बिजनेस में ऐसा होता है, ये तो इनकम है ना, कई दफा ऐसा होता है बिजनेस में कि आपके प्रॉफिट पड़ा होता है मिसाल के तौर पे 1000 रुपए का. इसको आप 2/12 10/12 नहीं कर सकते क्योंकि कोई सैलाब आके बड़ा नुकसान हुआ होता है. वो सऊदी किंग के जमाने में सैलाब आया होता है, तो इसलिए खर्चों को इवनली नहीं कर सकते. अगर बिजनेस बड़ा स्मूथली चल रहा है ना तो फिर खर्चे इवनली तोड़े जा सकते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे बिजनेस में रोजाना सेल होती है 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 12 रुपए की सेल है और डेप्रिसिएशन है 0.2 हर महीने की डेप्रिसिएशन. अब आप खर्चों को तोड़ सकते हैं, इनकम्स को तोड़ सकते हैं. लेकिन अगर एक बिजनेस है जिसमें सेल है 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया और डेप्रिसिएशन है 0.2 और इधर 1.5 रुपए की इन्वेंट्री चोरी हुई है, तो ये तो पुरानों के होते हुए चोरी हुई है, तो इसको तो नहीं तोड़ सकते. ये बड़ी इवनली वाले कॉन्सेप्ट समझ आया. अगर एक बिजनेस है उसकी सेल है 1 रुपया 12 महीने की और डेप्रिसिएशन है 0.2 तो उसकी जो भी प्रॉफिट बचा उसको हम तोड़ सकते हैं अपोर्शनमेंट करके. लेकिन अगर पुरानों के होते हुए कोई नुकसान आ गया था तो नुकसान तो पुरानों के खर्चे में बुक होना चाहिए, ना कि हमारे खर्चे में. समझ आई बात. और उसको इवनली दोनों में तकसीम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बर्दाश्त किन लोगों ने किया, पुरानों ने किया. डन. The incomes and expenses of subsidiary are accrued evenly except investment. सब्सिडरी की बातें हो रही है ना, इसलिए मैंने 50 को हाईलाइट किया, 190 को नहीं. ऑफ एफ एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम. इसकी भी कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, हो सकता है इसने बैंक में पैसे रखवाए हों या कोई और हो, इसकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उसमें इनकम आई है 50 की. द इन्वेस्टमेंट इनकम 50 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. भाई ये ना हमारे सिलेबस में नहीं है टैक्स की कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये आपने ऐसे ही परेशान करने के लिए दिया था. इस लाइन को आप इग्नोर करें. ये एक दफा दिया था, उसने बाद में देना छोड़ दिया था. हमारे सिलेबस में टैक्स की कंसोलिडेशन नहीं है. हम बस जो भी टैक्स एक्सपेंस आ रहा था उनको जमा कर देते हैं, आपको पता है. द इन्वेस्टमेंट इनकम had been recorded in August. आगे मैं काट रहा हूं, आगे फजूल सी बात है, आसान सी है, वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा. The investment income is recorded in August. कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम अगस्त में रिकॉर्ड हुई है. ये 12 महीनों की बराबर नहीं है. कहते हैं ये असल में मिसाल दे रहा हूं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने बैंक में पैसे रखवा दिए और पूरे साल के बैंक ने आपको 50 दिए. ये शायद आपने कहीं प्राइस बॉन्ड इन्वेस्ट किया हो और अगले 2 दिन बाद प्राइस बॉन्ड का इनाम आपको निकलाया हो. ये कोई ऐसी चीज है जो किसी खास टाइम से रिलेट कर रही है, या पूरे साल पे स्प्रेड नहीं है. अब आप मुझे बता दें कि 1 सितंबर अगर मैं इधर डालूं और 30 जून इधर डालूं तो इस वक्त कौन लोग थे पुराने ओनर्स और इस वक्त कौन है. ये 50 किनको दूं? क्यों? अगस्त का लफ्ज लिखा है. किसका लफ्ज लिखा है? आप एग्री कर रहे हैं? ये पुरानों का है 50. द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट 50 रुपए. एक्सेप्ट, हमने कहा फिर ये 50 किसको दें, बराबर तोड़ तो सकते हैं नहीं. द 50 बोले, द 50 इज रिकॉर्डेड इन, ये कहते हैं 50 अगस्त की इनकम है. तो अगस्त तो पुरानों का हक बनता है फिर इस पे. अब आप मुझे बता दें, क्या मैं 443 पे लगा दूं 10/12 और 2/12? आप मुझे कह रहे थे सर यहां 443 लिख के लगाएं, 10/12 देखी जाएगी, हम जिम्मेदार हैं. वो भाई वो पुराने सवालों में हो रहा था. आप कह रहे थे 443 पे लगाएं, 10/12 देखी जाएगी, हम जिम्मेदारी लेते हैं. नहीं, जिम्मेदारी ना लिया करें ऐसी चीजों की. क्या 443 इस काबिल है कि इस पे 2/12 10/12 लग सके? अगर ये काम मैं करूं, आपकी थोड़ी मुझे सपोर्ट चाहिए जरा उसके लिए.
443 में से अगर मैं 50 पढ़ा हुआ है इसमें माशाल्लाह, आपने काफी IS 12 भी पढ़ा हुआ है, बाकी चीजें भी पढ़ी है, कोई चीज ऐड हुई हो तो उसे उल्टा कैसे सकते हैं कि अगर मैं 443 में से 50 माइनस कर दूं तो 393 आ गया। वैसे कैलकुलेटर पे देखें इन दोनों का डिफरेंस भी यही होगा। सेल माइनस खर्चे करके देखें, कोई अपने कैलकुलेटर पे भी कर लें, सेल माइनस खर्चे यही आ रहे हैं। क्या ये इस काबिल हैं कि ये इवन है? ये तो ऑड सी चीज है, इवन ऑड नंबर के चक्कर में ना जाए, ऑड से मुराद यहाँ अजीब है मेरी बात। तो ये इवन है और ये ऑड सी चीज है, तो किसको बाहर निकालना है? ऑड सी चीज को। अब ये इस काबिल हो गया है कि इसको तोड़ दूं, ये इस काबिल हो गया है कि तोड़ूं। अच्छा, इसमें से बता दें 2/12 पुरानों के, 2/12 किनके? पुरानों का, और 10/12 नयों का। चले जी, 65.320.5 कुछ और करवा दें, कुछ और करवा दें, खुदा के लिए, खुदा के लिए कुछ और करवा दें। सऊदी किंग रो रहे, सऊदी किंग रो रहे कि सऊदी किंग। और आप लोगों ने तो 435 443 अभी तक बांटा ही नहीं। ना 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 ना, आप इन दोनों को टोटल करें, इन दोनों को टोटल करें जरा। आप लोगों ने तो 393 को पागल टोटल करने लगे थे, खुद ही तोड़ के ना, खुद ही तोड़ के टोटल करने लगे थे। अच्छा, इन दोनों को टोटल करें। आप लोगों ने तो 443 बांटा ही नहीं। सवाल क्या कह रहे, कितना बांटो? मोहतरम, किसका बांटना आपने फिलहाल इग्नोर कर दिया। यार अब ये भी बांट दें, ये तो किसी को दे देना, ये तो किसी को दे दें। बता दें ये पुरानों को दे दूं या न्यू को दे दूं? देख लेते हैं, सवाल में अगस्त लिखा हुआ है या कोई नवंबर दिसंबर लिखा हुआ है। सवाल में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये किसका है पैसा? पुरानों का। ये पुरानों का है ना, अगस्त वालों का है। अगस्त में कौन थे? पुराने ओनर थे, क्योंकि हमने तो 1 सितंबर को खरीदा ना। तो जब हमने 1 सितंबर को खरीदा तो इस पे तो किनका हक है? पुरानों का पूरा हक है या 2/12? पूरा 50 रुपए की बात कर रहा हूं, पूरा हक है 50 रुपए पुरानों का। जी भाई कह रहे हैं बहुत प्यारा पॉइंट था ये। मैं हाथ दोगी यार, लफ्ज़ तो देख के इस्तेमाल किया। जी बोलें। 115.5 डन। अब आप मुझे बता दें कि मैं, और यार मैं उस बात को करने नहीं चाह रहा था, ये मैंने मिटाया हुआ है। ओ भाई, रिसीव अगले साल हो रहा है, रिसीव से क्या फर्क पड़ता है? कमा तो पिछले ने लिया ना। एक्रूअल अकाउंटिंग चलती है या कैश अकाउंटिंग चलती है? एक्रूअल अकाउंटिंग चलती है। रिसीव नयों ने किया उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछ रहा हूं कमाया किन्होंने है? पुरानों ने कमाया। ओके, अब आप मुझे बता दें, मुझे बता दें कि पुरानों का खरीदा जाता है वर्किंग 2 में प्री में डाल के, और नेओ का वर्किंग 5 में डाल के कंसोलिडेट किया जाता है। थोड़ी देर पहले 200 वाली फिगर याद है? 200 का 4/12 कहां लेके गया था मैं? प्री में। पुरानों का तो खरीदा जाता है हिस्सा, और नेओ का कंसोलिडेट किया जाता है, कमाया जाता है। डन। इस बुनियाद पे मुझे बता दें कि, इस बुनियाद के ऊपर आप मुझे बता दें कि मैं क्या करूं, इसमें से कितना कहां ले जाऊं? 327.5 को तो मैं कंसोलिडेट कर लूं। वाई? ये तो हमारा है ना, 10 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 10 ये तो हमारा है। डेट विल गो इन 327.5। इसको वर्किंग 5.1 का नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे दें, वर्किंग 5.1 का जो भी नाम आपने देना हो। तोड़ने में आज मसला आ गया। ये हमारा हो गया, और ये, लेकिन यार ये ऐसे ना पकड़िएगा, ये ओहो इनसे कहां बीच में ला रहे हो? ये 2 महीने का प्रॉफिट है पुरानों का। ये फिगर जिनको चेक करने की चढ़ी हुई थी, ये फिगर अब मैं चेक करवाने लगा हूं, ये फिगर अब मैं चेक करवाने लगा हूं। ये फिगर क्या है जरा सोच के बताना है आपने। ये आज तक की अर्निंग है जब हमने खरीदा है, तो ये तो 2 महीने की है ना। तो मुझे किस दिन की चाहिए? 1 सितंबर की। सितंबर में जो जुलाई और अगस्त है वो 2 महीने ये हैं। बीडी भी तो डालें यार, भूल गए, बीडी भी तो डाला करें, और बीडी डालेंगे तो आएगा ना इसके बराबर। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बीडी 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 याद आ गया? बीडी था 391। बीडी में 2 महीने डालेंगे तो सीडी आएगा ना। बीडी पकड़ें, 391, ये बीडी आ गया। बीडी में डालें ये वाला 115.5, 5.5, ये देखें क्या आ रहा है? 506.5। ये आप लोगों को, कितने लोगों को याद है यहाँ बीडी लिख के 2 महीने का प्रॉफिट डालते होते हैं? याद है? बीडी लिख के 2 महीने का प्रॉफिट डालते हैं। नहीं याद आ रहा? और यार अभी तो तू क्या कर रहा था फिर? अभी क्या कर रहा था? ठहर, ये क्या हो गया? नहीं,
अभी भाई क्या कर रहे थे आप यार? ये देखो, जब मैं वर्किंग 2 कर रहा था तब सोए हुए थे। वर्किंग टू में मैंने क्या किया था? मैंने बीडी पकड़ा था 250, मैंने बीडी पकड़ा था 250 और 250 में डाल दिया था 4 महीने का प्रॉफिट। याद आ रहे? और यार 2-3 क्लासों से ऐसा कर रहे हैं मेरे तो ख्याल से, बीडी पकड़ के 4/12 वगैरह करते होते हैं। डन, बात समझ आ गई? अब जी आप मुझे बता दें हाउ टू टैकल द एडजस्टमेंट। अब सारे इधर देखें और पाई इधर देख। पहले क्या लिखा सवाल ने? द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एस आर एक्रूड इवनली। फिर क्या लिखा उसने? एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम विच रिलेट टू अगस्त। हमने सोचा अगस्त में तो पुराने लोग थे, विच रिलेट टू पुराने। फिर हमने क्या किया? हमने कहा चल 443 पकड़ते हैं, इसमें से 50 को निकाल देते हैं। निकाल क्यों रहे हैं? इस पे प्रोपोर्शनेट नहीं करना। इसको निकाल दिया, निकाल के साइड पे रख दिया, यूज कर लेंगे। समझे? निकाल के मैंने जेब में डाल दिया 50, ये 50 मेरी जेब में आ गया। अब मैंने 393 ये बच गया, इन दोनों का डिफरेंस, इनको तोड़ दिया। इनको तोड़ा तो 50 जो जेब में डाला हुआ था मैंने, वो किनको दे दूं? अगस्त वालों को दे दूं। तो हमने तो 1 सितंबर को खरीदा है, तो अगस्त वालों को दे दूं तो 50 मैंने इनको दे दिया। आप बता दें ये मैंने खरीदा है एक्स है, ये मैंने खरीदा है पैसे देके, इन्वेस्टमेंट्स करके ये खरीदा होगा ना। और ये मैं कंसोली वर्किंग 5 में वो चला गया, तो इसको लेके जाएंगे वर्किंग, लेकिन इसको वर्किंग 2 में नहीं लेके जाएंगे, बीडी डाल के वर्किंग 2 में लेके जाएंगे इसको। डन हो गया? तो ये बात आप नोट करना, ये वर्किंग 2 में ले जाएं इसको और इसको वर्किंग 5 में। 50 में वो उस वक्त होगा, वो ये यहाँ पे जो निकलती है फिगर वो ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देती है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा जी डन। अब फेस बनवा दे सवाल का। हाय ये जबरदस्त बात है, 50 पुरानों का है, मैंने तो लिखवाया ही नहीं इसको अभी तक। आप पी एंड एल के मुंह के एतबार से भी भाई आपको टाइम देना पड़ेगा, पी एंड एल के मुंह के एतबार से भी टाइम देना पड़ेगा। यार मुझे ये बताएं, आपने 2/12 सेल इस काबिल नहीं समझी थी ना कि मुंह पे आए? 2/12 सेल क्यों नहीं इस काबिल समझी थी? पुरानों की है 2/12, वो जो मैं बार बार बोल रहा था आपको, कर तो कई दिनों से रहे थे, बोल आज रहा था। कॉस्ट ऑफ सेल 2/12 क्यों नहीं इस काबिल समझी कि मुंह पे आए? पुरानों की है। इस 50 को मुंह पे लिखूं या ये सारा ही पुरानों का है? तो लिखे सारा पुरानों का है, यानी ये अगस्त का है। अगस्त का मतलब पुरानों का। क्या इस 50 को इस काबिल समझूं कि मुंह पे आए? अगर 50 इस काबिल नहीं है मुंह पे आए तो 50 को मुंह पे शो करूं या 2/12 जैसी चीज समझते इग्नोर कर दूं? 2/12 जैसी चीज तो नहीं है, जुलाई अगस्त वाली चीज है, ऐसे कह दूं। जुलाई अगस्त पुरानों की चीज है, इसको इस काबिल समझूं कि मुंह पे लिख के माइनस करूं? इस काबिल समझूं कि मुंह पे लिख के माइनस करूं? क्या 2/12 सेल को इस काबिल समझते हैं कि मुंह पे लिखें? तो फिर पुरानों की है तो इसको मुंह पे लिखे भी ना। इसको तो कंसोलिडेट मेरे ख्याल से करना बनता भी नहीं, ये तो पुरानों की है, तो लिख के माइनस करना भी अजीब सी बात है। चलें जी, तो 50 फेस पे नहीं आएगा, 50 फेस पे नहीं आएगा। अगली बात और आखिरी, डिविडेंड की एडजस्टमेंट एक रह गई है। तो डिविडेंड के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। भाई मेरी पहले ये वाली बात सुने, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। अगर अदर इनकम में पड़ा हुआ है, यानी पी ने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, तो क्या कर दें? अगर उसने पे किया तो इसने रिकॉर्ड तो किया होगा, तो 130 की एडजस्टमेंट करनी है या इसमें पीस शेयर? अभी सुबह जो 10 के साथ किया था, वो जो 10 रुपए नजर आ रहे थे, वो इसके साथ कर दें। छोटी सी लाइन डाल दें जो भूलते होते हैं अक्सर। पीस शेयर ऑफ, बोलें 130 84.5। ये अदर इनकम में से क्या कर दें? चलें जी 105.762 attributable to parent or 762.5 NCI multiplied by 30 11 4.6 balancing 64.9। चलें यार 1 मिनट लेना, भी बात ताज़ा है, मैं चाह रहा हूँ अगली क्लास में मुझे दोबारा ना करनी पड़े। 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लें सारा, छोड़ दें यार, छोड़ दें, नोट वाले में कर ले, साथ लिखा हाथ। इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ एस आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम विच रिलेट टू अगस्त। अगस्त मींस पुराने। तो फिलहाल अगर ये इवन नहीं है तो इसे बाहर निकाल दें। बाहर माइनस क्यों किया? ये प्लस हुई थी ना, बाकी को दोनों में तकसीम कर दें। ये पुरानों का, ये नहीं होगा। अब 500 जो निकाला हुआ बाहर वो किसी को तो दें,
वो किसको दे दें? अगस्त वालों को। अगस्त में कौन थे? पुराने थे। तो +50 कर दिया था, +50 करके ये आ गया। ये वर्किंग 5 में ले गए, 10 महीने के प्रॉफिट तो यार हमारे हैं ना, ये हमारे प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट भी और बीडी रिटेन्ड अर्निंग भी सारी पैसे देके हम खरीदेंगे। ये गलती नहीं करनी, बीडी यहां लिखना नहीं भूलना। ये वाले प्रॉफिट भी 2 महीने के और पुराने सारे सालों की रिटेन्ड अर्निंग पैसे देके हम, ये 506.5 इधर जाएगा, पैसे देके इसको खरीदेंगे। आखिरी बात, मुंह पे 50 शो करके मैंने माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि पुरानों की सेल भी तो 2 बड़ा शो नहीं करते ना मुंह पे, पुरानों की कॉस्ट ऑफ सेल भी शो नहीं करते, तो मुंह पे इसलिए 50 मैंने शो भी नहीं किया। भाई तू खड़े हो जा, खड़े हो जा, कैप पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है, खड़े हो जा। अगर ये अगस्त की बजाय नवंबर में कमाते, अगर ये अगस्त की बजाय नवंबर में कमाते तो ये माइनस तो करना था। फिर इस 50 को पकड़ के इनको देते। ये बाकी लोगों को समझ आ रहा है? नहीं ना 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 ना, पूरा हमारा होता, पूरा हमारा होता। जैसे प्राइस बॉन्ड हमने नवंबर में लिया, जैसे हम सितंबर से तो खरीद चुके हैं, प्राइस बॉन्ड नवंबर में लिया और नवंबर में लेके ही उसका इनाम निकल आया, तो इसमें सऊदी किंग का कोई हिस्सा है? चलो छोड़ो, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक वाला समझ आ गया? चलो ओवर, होमवर्क आज कोई नहीं है।